हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि अभी हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके थे। जो मिड टर्म पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, उसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं क्योंकि मैं ये पेपर 2 घंटे का पेपर है और उसको एक्सप्लेन करेंगे तो 2 घंटे, ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, 1 घंटे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको पार्ट वाइज में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग फिल द ब्लैंक्स इसके पूरे सोल्यूशन देख चुके हैं। और साथ में जो डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्राइब द ब्रीफ, उसके हम लोग हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर एंड अनफ्रूटफुलनेस का डेफिनेशन देख चुके थे। हम लोग इस वीडियो में लेयरिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेयरिंग। डिफाइन लेयरिंग, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको बस लेयरिंग को डिफाइन करना है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखते हैं, लेयरिंग को समझ लेते हैं। लेयरिंग का भी इसका इसका पीपीटी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या एग्रीपो के चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेयरिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेयरिंग। तो लेयरिंग को बहुत सरल शब्दों में यहाँ समझाया गया है। तो लेयरिंग क्या है? लेयरिंग इज ए टेक्निक of plant propagation where the new plant remains at least partially attached to the mother plant while forming new roots and can occur naturally through modified stem structure। तो यही होता है। तो लेयरिंग का मतलब क्या है? जैसे लेयरिंग में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका मेन पौधा है, मेन पौधे के किसी एक स्टेम से ही क्या करते हैं, वहाँ कटिंग लगा देते हैं और वहाँ से ही, उस स्टेम से ही रूट का हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उससे एक नया पौधा डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी टेक्निक है इसी को हम लेयरिंग कहते हैं। मतलब मदर प्लांट से ही, ठीक है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, इसे हम प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये एसेक्सुअली मेथड है प्लांट प्रोपोगेशन का, जिसमें हम एक नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, जो कि मदर प्लांट से अटैच रहता है। ऐसा नहीं है कि जब उसके रूट्स ग्रो करने लगते हैं तो फिर उसको डिटैच कर दिया जाता है। ये मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू होता है। और इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी लिखा है, लेयरिंग इज ट्राइड एंड ट्रू मेथड ऑफ असेक्सुअल प्रोपोगेशन दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल टूल्स और कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन। कहने का मतलब हम बता ही दिए कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का एक मीडियम है जिसमें कोई स्पेशल टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका मदर प्लांट है, उसके स्टेम को मैंने ब्रेक किया, उसको छीला, उसको पील आउट किया और वहाँ गोबर का लेप लगा देते हैं, बाकी सब चीज़ें कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ एक न्यू टिश्यू ग्रोथ करने लगेगा। फिर उसके बाद वो क्या है, देखिए लाइक अ मिस्ट लिखा है, बेंच फैसिलिएट रूटिंग करेगा, फिर जिससे कि वो रूट बनेगा और उस रूट को हम अलग करके एक नया पौधा, फिर उसको हम नए पॉट में लगा देंगे। ठीक है, और ये जो टेक्निक होता है नॉर्मली जो गार्डनर होते हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के प्रोपोगेशन में। जैसे एयर लेयरिंग, जो लेयरिंग के एक सब टाइप्स है, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक एयर लेयरिंग आता है। एयर लेयरिंग जो है, जैसे गुटी विधि भी हिंदी में कहते हैं, ये किस में किया जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है। ये कमर्शियल प्रोपोगेशन टेक्निक है लीची का। किसका है? लीची का। ठीक है, और लीची का जो एडिबल पार्ट है उसे एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल, ARIL, एरिल। हम लिखते नहीं हैं तो आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लिया करिए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि विच इज़ द पार्ट दैट वी ईट ऑफ लीची, तो उसे हम एरिल कहते हैं। और एयर लेयरिंग जो है लीची में होता है। ठीक है, लेयरिंग टेक्निक ऑल आउट डिजायर्ड श्रब्स वाइन्स इंडोर प्लांट प्रोपोगेट यूजिंग लेस स्पेस। तो वही कम जगह में ही हो जाता है, जैसे वाइन्स में होता है और सर्फ्स में कुछ किया जाता है। हार्ड टू रूट प्लांट्स प्रोपोगेटेड यूजिंग लेयर टेक्निक generally from roots from quickly overall success than when they propagated from cutting। तो कटिंग की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, इसके सक्सेस रेट ज़्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ भी देखिए लिखा है एयर लेयरिंग के कुछ यहाँ टाइप्स दिया है कैसे करते हैं। हम आपको यहाँ इमेज दिखाने की बात कर रहे थे। तो देखिए यही है इमेज, उसको काट दिया गया है स्टेम से और यहाँ नया पौधा यहाँ बनेगा। तो वही इसके टेक्निक थे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने पेपर पे। तो लेयरिंग समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कटिंग क्या है। कटिंग भी एक टेक्निक है, ये भी एक प्रोपोगेशन का ही टेक्निक है, इसको समझ लेते हैं। तो कटिंग को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कटिंग क्या है, यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय कटिंग इज नोन एज कटेज। तो कटिंग के द्वारा अगर हम कोई प्लांट को प्रोपोगेशन करते हैं तो उसे हम कटेज कहते हैं। तो कटिंग का भी हम डेफिनेशन देखेंगे। कटिंग का क्या है, कटिंग का जो डेफिनेशन है, हाँ देखो कटिंग का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, अ कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टेम। जैसे किसी स्टेम है या लीफ है, उसको कट करके उससे नया पौधा तैयार कराना और उससे एक पूरा एक इंडिविजुअल तैयार करना पौधे का, उस प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। तो कटिंग में देखिए यहाँ फिगर के थ्रू पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पौधा था, यहाँ एक पौधा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पौधा है मान लेते हैं, ये देखिए पौधा है, ये दिख रहा है ना आपको पौधा। ठीक है, इस पौधे में देखिए यहाँ इसको कट लगाया गया, क्या लगाया जाए, कट लगाया गया, ब्लेड से कट लगा के इसको अलग कर लिया। अब इस पौधे को यहाँ क्या किया, एक नए प्लांट में क्या किया, इसको सीधा करके यहाँ क्या कर दिया, इसको मतलब आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड कर दिया एक पॉट में। अब यहाँ एक नया पौधा, यहाँ जो काटा था यहाँ से फिर इसका रूट ग्रोथ होगा और एक नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। मतलब एक पौधे से दो पौधे बन गए। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोपोगेशन का टेक्निक है, जो कि कटिंग, इसमें बहुत सारे हैं, लीफ कटिंग है, स्टेम कटिंग है। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक हैं, तो उसको मैं देख लेंगे। तो वही था, तो कह सकते हो अ कटिंग मे बी अ पीस ऑफ अ स्टेम और अ लीफ और अ पार्ट ऑफ अ लीफ, पीस ऑफ अ रूट और रूट स्टॉक, इवन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल बाय इंकॉर्पोरेटेड इन अ न्यू फील्ड और यू कैन से इन अ न्यू पॉट। ठीक है, a cutting is a part of a plant which will produce that will produce root when put in a soil medium or eventually produce a new plant quite true to a पेरेंट प्लांट। कहने का मतलब यहाँ यही है कि अगर हम एक कटिंग करते हैं तो कटिंग से जिस पार्ट से हम कट कर रहे हैं उस पार्ट से नया पौधा तैयार होगा और उस पार्ट से पहले क्या बनेगा, रूट बनेगा। उसको जहाँ भी हम इनकॉर्पोरेटेड कर रहे हैं, चाहे वो पॉट में कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली जैसे उसका मदर प्लांट था वैसे ही हूबहू उसका डॉटर प्लांट भी बनेगा। तो इस पूरे प्रोपोगेशन टेक्निक को हम कटिंग कहते हैं। तो इसमें लीफ कटिंग भी आता है, स्टेम कटिंग भी आता है, हार्डवुड कटिंग भी आता है, सॉफ्टवुड कटिंग भी आता है। डिफरेंट सब टाइप्स हैं, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही पूछा था, तो इसमें डायग्राम बना सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, बता सकते हो, इतना इनफ होगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पूरे नंबर मिल भी जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक कटिंग के बाद पूछा था सीड डॉर्मेंसी। क्या पूछा है, सीड डॉर्मेंसी। तो देखिए सीड डॉर्मेंसी क्या है, सीड डॉर्मेंसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसको पहले हम लोग अपने शाब्दिक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बुकिश लैंग्वेज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा एफर्ट। मैं पार्ट वाइज करके वीडियोस बना रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, और अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारा जो पूरा एम है वो यही है कि आपको एक अच्छा नॉलेज देना, ऑथेंटिक नॉलेज देना। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप कल को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर किया गया है। अब
यूट्यूब पे चले जाइए, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे तैयारी से रिलेटेड, एएफओ की, नाबार्ड की, ठीक है, एनएससी की, ठीक है, और एफसीआई की। तो उसमें सब चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो लाख रट लो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि एयर लेयरिंग इसमें होती है, ऐसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं। तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे और आपको एक एक लेक्चर हम दे रहे हैं कॉलेज लाइफ का, जो कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं बड़े बड़े, मैं वैसा ही कोशिश करता हूँ कि आपको वही ऑथेंटिक चीज़ें दी जाए, जिसके कारण आप घर पे भी रह के उस पढ़ाई को बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। कल को जेआरएफ का एक फॉर्म भरेंगे, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग सीड डॉर्मेंसी की बात हम लोग कर रहे थे। देखिए, सीड मतलब बीज, डॉर्मेंसी का मतलब डॉर्मेंट हो जाना, मतलब वो निष्क्रिय हो जाना, सो जाना, कि अपने काम को ना करना। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी क्या है? एक ऐसी अवस्था है जिसमें पौधा क्या होता है, वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है किसी इंटरनल और एक्सटर्नल कारणों के कारण। तो उसी को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे कुछ पौधे, जैसे आप आलू में देख लीजिए, आलू का पौधा, अगर आलू आप लेकर आएँ तो आलू को आप क्या तुरंत काट के बोएंगे तो क्या आलू से नया पौधा तैयार हो पाएगा? नहीं, भले आप खरीफ क्रॉप ही क्यों ना, मतलब रबी में ही क्यों ना आप सो करें उसको, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आलू का एक टाइम है। अगर नेचुरल प्रोसेस से किया जाए तो उसमें देखते हैं गर्मी के सीज़न में वहाँ क्या आने लगते हैं, आई बर्ड आने लगते हैं। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ आलू में आई बर्ड आने लगते हैं, उसमें हरे हरे आँख दिखने लगते हैं। उसी आँख को काट के बोया जाता है। ठीक है, उस आलू की साइज़ 25 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है, और एक कटिंग में कम से कम 2 या 3 आँख होने चाहिए। वो बहुत आप कह सकते हैं कि सही पैमाना है। और उससे क्या होता है कि आप जो आलू सो करोगे, उससे क्या होगा, उसे हम लोग आई बर्ड बोलते हैं। उससे क्या होगा, नया पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ रेट जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाइयर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लेकिन अगर हम ताज़ा ताज़ा आलू लेकर आएँ और आलू को तुरंत हम सोच रहे हैं काट के बो दें, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर वो हार्मोन्स है ही नहीं या सीक्रेट नहीं करेगा। तो उसकी डॉर्मेंसी को हमको ब्रेक करना पड़ता है। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए अलग अलग मेथड हैं, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। तो उसके अनुसार हम ज़्यादातर केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। जैसे आलू के केस में हम थायोयूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीड डॉर्मेंसी का डेफिनेशन क्या लिखा है। तो सीड डॉर्मेंसी हैज़ बीन डिफाइंड एज इनकैपेबिलिटी ऑफ अ वाइएबल सीड टू जर्मिनेट अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। अब जैसे देखिए, आलू का एग्जांपल मैंने दिया, तो आलू तुरंत लेकर आए आप, ताज़ा आलू था, उसको काट के अब सोच रहे हैं कि हम बो दें और नया पौधा तैयार हो जाए। आप सब चीज़ दे रहे हो, फेवरेबल कंडीशन भी है, टेम्परेचर भी है, आप खाद भी दे रहे हो, उर्वरक भी दे रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, लेकिन तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो इनकैपेबल है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो सीड जर्मिनेट कर पाए। उसी अवस्था को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। मतलब सारा चीज़ फेवरेबल होगा, हर चीज़ फेवरेबल है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाने की जो अवस्था है, उसी को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। तो डॉर्मेंसी इन एरेबिडो, ठीक है, Arabidopsis should be described as physiologically non-deep, meaning the embryos released from surrounding structure grow normally and dormancy is lost through moist chilling। तो ज़्यादातर क्या होता है कि डॉर्मेंसी आफ्टर राइपिंग और ये सारी चीज़ें के कारण डॉर्मेंसी देखने को सीड में मिलती है। कभी कभी इंडोस्पर्म के कारण उसके टेस्टा बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं जा पाता है। बहुत सारे कारण हैं इसके, एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण डॉर्मेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई थिंक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिनेशन है। क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कि यहाँ पॉलिनेशन का डेफिनेशन आपको दिया गया है। तो पॉलिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। पॉलिनेशन is the art of transferring pollen grains from the male anther of a flower to female stigma। बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेशन भी वही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एजेंट या कुछ एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो हनी बी हो, चाहे वो डिफरेंट एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, जिनमें कारण क्या होता है, जो पौधे के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो मेल पार्ट से उठ के फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं। मेल पार्ट मतलब एंथर, मेल पार्ट क्या है? एंथर है। और एंथर से वहाँ से उठ के कहाँ आएंगे? उस फ्लावर के फीमेल पार्ट पे, चाहे सेम पार्ट सेम फ्लावर हो सकता है या तो डिफरेंट पार्ट, या सेम पौधे के डिफरेंट फ्लावर, या एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर चले जाते हैं, तो उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी जो संतति है, उसकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे, वो पास ऑन होते रहे। तो सेम वही यहाँ भी इम्प्लाइज होता है कि एक पौधा अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? पॉलिनेशन करता है। तो इसमें बहुत सारे एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर विंड के कारण हो तो इनिमोफिली, एनिमल के कारण और बर्ड के कारण हो तो ओरोंटेफिली। अलग अलग वर्ड्स हैं, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलिनेशन का एक फिगर मैंने लगाया है, कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक पौधा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक फ्लावर है, इसमें क्या हुआ, ये हनी बी क्या की, उसके पॉलिन ग्रेन से, पॉलिन स्टिग्मा से पॉलिन को पिकअप की। अब पिकअप करने के बाद कहाँ जाके ड्रॉप करेगी? जो पॉलिन ऑन स्टिग्मा ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ जाके स्टिग्मा जो है उस पर जाके वो क्या किया? चिपक गया, ठीक है, उस पर जाके छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है। उसके पॉलिन जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जाके, स्टिग्मा पे स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पे जाके वो पॉलिन ग्रेन्स क्या हो जाता है? चिपक जाता है। उसके बाद वो अंदर जाके फ्यूज़ होगा, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर वहाँ ओव्यूल में जाएगा, बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक नया वहाँ क्या होता है? पूरा सीड बनता है, और उस सीड जब सीड जो फर्टिलाइजेशन है, ओव्यूल बनता है, और उस ओव्यूल का राइपन पार्ट, जो ओवरी का राइपन पार्ट जाके क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। और उस फ्रूट के अंदर जो राइपन ओव्यूल्स होते हैं, उससे सीड का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। तो ये पूरा एक पॉलिनेशन का प्रोसेस आपको दिखा रहा है बाय द हेल्प ऑफ इमेज। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पॉली एम्ब्रियोनी है। क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, इसको हम लोग यहाँ से पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। पॉली एम्ब्रियोनी इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल सीडलिंग। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब, देखिए पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण होना। तो जब एक से ज़्यादा इम्ब्रियो बन जाते हैं किसी सीड के अंदर, एक से ज़्यादा इम्ब्रियो जब हो जाते हैं, वैसी अवस्था को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत सारे मल्टीपल सीड के साथ हो जाता है, जिसके कारण पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज देखने को मिलता है। द एडिशन इम्ब्रियोस रिजल्ट फ्रॉम द डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यूज एसोसिएटेड विद द ओव्यूल ऑफ सीड। तो वही सीड के जो ओव्यूल होते हैं उसमें बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है, जिनके कारण पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है।
पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता था, पहले माना जाता था स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट इसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट किए तो ये बोले कि ये एक एबनॉर्मल प्रैक्टिस है या एबनॉर्मल फीचर्स है, लेकिन बाद में इनको पता चला कि नहीं, ये बहुत डाइजरेबल एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि साइट्रस, मैंगो, जामुन, रोज़, एप्पल और आलमंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रू टू टाइप प्लांटिंग अगर मटेरियल हमको चाहता है सेम टू सेम एसेक्सुअल, अगर हम पौधा प्रोपगेट करना चाहते हैं सेम टू सेम वैसा ही पौधा चाहते हैं, जैसा मेरा मदर प्लांट है वैसा ही हम डॉटर प्लांट चाहते हैं, तो उस केस में हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी इसका थोड़ा सा और एक लिखे हैं हम, इट इज़ द यूजुअल प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन जिसमें एक्सेल एफ यूज़ होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज विद मेल गैमेट बनाता है और एम्ब्रियो बनता है, और इसमें क्या आता है वही सारी चीज़ें मैंने लिखा है, जो कि अकरेंस है मोर देन वन एम्ब्रियो बनेगा तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अगर बिना सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा होता है तो उसको एपॉक्सिस कहते हैं। कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम साथ में आपको दे देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया विदाउट सेक्सुअल, मतलब वहाँ मेल और फीमेल जो गैमेट है वो फ्यूज ही ना हुए, मतलब जो पोलिन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में जाके चिपका ही नहीं, आगे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो अगर ऐसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपो का मतलब अवे और फ्रॉम, अवे फ्रॉम, और मिक्सिस का मतलब एक्ट ऑन मिक्सिंग, मतलब वो मिक्सिंग वाला प्रोसेस हुआ ही नहीं। ठीक है, और जो सीड बनता है उसको एपोमेटिक ना मिक्टिक सीड कहते हैं। द कंडीशन इज कॉल्ड, और उससे जो कंडीशन पूरा ये जो पूरा फुलफिल हो पा रहा है उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। In most of the cases, sexual embryo and nuclear embryo developed simultaneously, which is known as facultative polyembryony। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल एम्ब्रियो भी होते हैं और साथ में न्यूक्लियर एम्ब्रियो भी डेवलप होता है, न्यूक्लियस के द्वारा भी होता है, एक साथ दोनों प्रोसेस होते हैं, तो वैसे हम प्रोसेस को फैकल्टेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है सबसे पहले देखा गया था ल्यूनह्यूक ने खोजा था साइट्रस में 1719 से भी पहले। ठीक है, एज द डिफरेंट केसेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन प्लांट वाज स्टडीड बाय ब्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आगे देखते हैं तो क्योंकि आपको बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि इससे ये समझ में आता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले ल्यूनह्यूक ने साइट्रस में खोजा था 1719 में। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी का बहुत सारे पौधे पे जो रिसर्च किए हैं उनका नाम है ब्राउन इन 1859 में। ठीक है, 1878 में स्ट्राइस जो बर्गर थे वो डिमॉन्स्ट्रेट किए फॉर्मेशन ऑफ बहुत सारे पॉली एम्ब्रियोनी इन मिनी जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म में उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि ये एक एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एक डाइजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण हम ट्रू टू टाइप प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंगो और जामुन और रोज़ एप्पल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 244 स्पीसीज़ और 144 जेनरा पे क्या किया, 59 एंजियोस्पर्म फैमिली पे रिपोर्ट किया ये सब चीज़ें। तो ये था पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑक्सिन क्या है उसको समझ लेते हैं। ऑक्सिन क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ ऑक्सिन के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है ऑक्सिन है, उसके बाद जिबरेलिन। ठीक है, तो बार बार हम नहीं खोलेंगे, तो उसको दिखा देते हैं आपको ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि केमिकली प्रोड्यूस होता है और या बायोलॉजिकली भी प्रोड्यूस होता है प्लांट में। देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, कहीं एक जगह सिंथेसिस होते हैं और उनका जो एक्शन होता है वो कहीं दूसरी जगह दिखता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिंथेसिस प्रोसेस है और ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है IAA, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल है IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है,
केमिकली जनरेटेड वर्जन ऑफ दिस हार्मोन्स आर, जो केमिकली जो जनरेट होता है उसको NAA कहते हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड कहते हैं, और IBA भी कहते हैं, इंडोल ब्यूटरिक एसिड भी कहते हैं। तो NAA और IBA जो होते हैं ये कैन बी परचेज एट एनी लोकल ग्रीन हाउस इन योर एग्रा। तो अगर आपको ये खरीदना है NAA और IAA, तो IBA सॉरी इंडोल ब्यूटरिक एसिड, आप ग्रीन हाउस गैस में जाके, ग्रीन हाउस जो हाउसेज होती हैं वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन्स है जो कि पौधे में केमिकली और फिजिकली बायोलॉजिकली सिंथेसाइज होता है। इसका मेन काम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मेन काम क्या है, प्लांट के ग्रोथ और इलोंगेशन ऑफ स्टेम में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, चेंज करता है प्लांट की प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, मतलब लचीलापन, उसके लचीलापन भी करेगा, उसको लंबा करता है, उसके स्टेम को इलोंगेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण पौधा बहुत जल्दी से ग्रो करता है। ये रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे भी जाना जाता है, मतलब जो इसको अगर स्प्रे करते हैं तो पौधे का रूट बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो जब भी आप कटिंग प्रोसेस करते हैं, प्लांट कटिंग लगाते हैं, तो वहाँ ऑक्सिन और NBA का सिंथेटिक मतलब स्प्रे जरूर करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो रूटिंग है बहुत कम समय में हो जाए। ठीक है, और पौधे का सर्वाइवल बढ़ जाए, तो इसीलिए ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो जिब्रेलिन था। देखिए ऑक्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे भी तो PPT हम शेयर ही करेंगे ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट है जिब्रेलिन के बारे में। तो जिब्रेलिन के बारे में समझ लेते हैं। तो जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन वर डिस्कवर्ड इन जापान अर्ली इन 28th सेंचुरी। तो 28th सेंचुरी में क्या हुआ था, जापान में खोजा गया था जिब्रेलिन। ठीक है, ये पॉजिटिव एजेंट था, एक ओवर ग्रोथ सिम्टम देखा गया था राइस के फील्ड में, जहाँ पौधे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर रहे थे, जो एक बीमारी से पीड़ित थे। उस बीमारी का नाम था बुकनी। ठीक है, बैकनी, जिसे हम सीली सीडलिंग कहते हैं। ठीक, तो दिस डिजीज़ वाज शोन टू ड्यू टू द इन्फेक्शन। इस फिर बाद में ये पता चला है कि ये जो डिजीज़ हो रही है एक इन्फेक्शन के कारण हो रही है, जो कि फाइटोपैथोजेनिक फंगस के कारण है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। उस फंगस का नाम क्या था जिस कारण वो बुकैनी जो डिजीज़ हो रही थी, बैकेनी, वो उसकी जो जिसे हम सीली सीडलिंग भी कहते हैं, वो किस फंगस के कारण हो रहा था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, जिसको बाद में नाम रखा गया फिजोरियम फ्यूजिकोराई। बाद में नाम बदल के क्या रखा गया, फिजोरियम फ्यूजिकोराई, फ्रॉम विच एन एक्टिव प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रैक्टेड। अब उस फंगस से एक प्रिंसिपल लिया गया, एक चीज़ एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, जो कि वो बैकेनी जो सिम्टम है उसको प्रोड्यूस कर रहा था। व्हेन अप्लाई टू द राइस प्लांट द टर्म, फिर उससे ये पता चला कि अच्छा ये जो फंगस है इसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो वहाँ जिब्रेलिन सबसे पहले जो टर्म था उसको यूज़ किए थे 1935 में, टिजैरो याबूटा नाम के जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस्तेमाल किया था फॉर दिस एक्टिव सब्सटेंस। जो वो एक्टिव सब्सटेंस के कारण वो डिजीज़ हो रही थी, उसको जब एक्सट्रैक्ट आउट किए तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, यही एक फंगस है जिसका नाम फिजोरियम फ्यूजिकोराई है, वो उसके कारण वो डिजीज़ हो रहा है, और उन्होंने उसका नाम रखा जिब्रेलिन। ठीक है, from which two crystalline solid named Gibberellin A and Gibberellin B were eventually obtained। तो वहाँ से दो उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट आउट किया दो हार्मोन्स, जिसका नाम रखें जिब्रेलिन A एंड जिब्रेलिन B। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जिब्रेलिन के हार्मोन्स खोजे गए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन के बारे में था। ठीक है, और जिब्रेलिन का मेन काम क्या है, जिब्रेलिन आर एन एसिड दैट कंट्रोल स्टेम इलोंगेशन। जो स्टेम का इलोंगेशन में जो मदद करता है, स्टेम के बीच में जो नोड और इंटरनोड की दूरी को बढ़ाता है, वो जिब्रेलिन का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम, फ्लावरिंग के टाइम, फ्लावर ग्रोथ के टाइम, लीफ एंड फ्रूट डिके को बढ़ाने के लिए, फ्रूट को सड़ाने के लिए, और फ्लावर ग्रोथ और बाकी सब के ग्रोथ स्टेज के लिए, फ्लावरिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिब्रेलिन। अगर आपको फ्लावरिंग नहीं आ रही है, फूल नहीं टिकते हैं, उस केस में आप जिब्रेलिन का छिड़काव कर सकते हैं।
तो सी डॉर्मेंसी में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का जो स्ट्रक्चर है इसको देख लीजिए आप लोग। जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। G1 G2 GA3 GA4। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। लगभग 30 मिनट का वीडियो बन गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। अगर इसका पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। इस पीपीटी का भी लिंक दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।